नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है OROP 1 के बाद एक वन मैन जुडिशियल कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन सरकार को सौंपा था। सरकार ने उसको सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर और एक इंटरनल कमेटी बिठा दी थी। उसकी रिकमेंडेशन को लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर छानबीन करने के लिए। तो कुल ऐसे 6 रिकमेंडेशन जिसको OMJC ने सही पाया था, चाहे वो 2006 से पुराने पेंशनर्स को MSCP देने का मुद्दा हो, चाहे रिजर्विस्ट पेंशनर को OROP के दायरे में लाने का मुद्दा हो, चाहे जो लिबरलाइज फैमिली पेंशनर हैं, वार इंजरी पेंशनर हैं, उनको उनका जो लेंथ ऑफ सर्विस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से OROP में फायदा देने का मुद्दा हो, या इस तरीके से और भी मुद्दे हैं। 6 मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर के अब इंटरनल कमिटी की जो रिपोर्ट है वो सामने आया है सोशल मीडिया के जरिए। तो क्या सरकार वन मैन जुडिशियल कमेटी के रिपोर्ट को मान रही है? इसके बारे में आगे आपको इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों कि क्या है सरकार का पक्ष। चलिए, उसके साथ ही साथ 8वां पे कमीशन को लेके सरकार ने लोकसभा में भी जवाब दिया है। तो क्या सरकार अब 8वां पे कमीशन के बजाय पेमेंट और पेंशन रिवीजन का कुछ और फॉर्मूला लाएगी? क्योंकि ऐसे ही खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी इसी ओर इशारा किया है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दिसंबर महीने का पेंशन से पहले पेंशनर को 1.5 लाख से भी ऊपर का एरियर मिला है, और दिसंबर महीने का पेंशन स्लिप भी जारी हुआ है। वो भी आपको समझाऊंगा कि कैसे इन पेंशनर को इतना पैसा मिला। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले OROP विसंगति के ऊपर सरकार ने बनाई कमिटी। जी हां, कमिटी बनाई, यानी कि वन मैन जुडिशियल कमिटी बनाई। उसके बाद कमिटी ने दिए रिकमेंडेशन, फिर से एक और इंटरनल कमिटी बनाई गई, जिस कमिटी का रिपोर्ट अभी सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है दोस्तों। आगे मैं आपको तीनों जो रिकमेंडेशन है वो सारा चीज दिखाऊंगा। और सरकार ने जो OMJC बनाते टाइम उस OMJC को बकायदा पावर भी दे रखे थे, उनको अधिकार भी दे रखे थे कि वो रिकमेंड करे, लेकिन उनके रिकमेंडेशन के ऊपर और एक इंटरनल कमिटी बना दिया, जिसके ऊपर राज्यसभा में सवाल जवाब भी हुआ था। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों। OROP में 6 विसंगतियों पर सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया। जी हां दोस्तों, जो OMJC ने रिकमेंडेशन दिए थे उनमें से 6 रिकमेंडेशंस के ऊपर अब इंटरनल कमिटी का रिपोर्ट के ऊपर आधारित सरकार का अपना स्टैंड सामने आया है। जी हां, चलिए मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये मसला है क्या। उसको देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये एक लेटर निकाल करके वन मैन जुडिशियल कमेटी की स्थापना की थी, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को सही करने के लिए। देखिए यहाँ पर, नाउ देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट हियरबाय अपॉइंट्स द जुडिशियल कमिटी हेडेड बाय जस्टिस L नरसिम्हा रेड्डी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। यानी कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के तत्वावधान में, उनकी अगुवाई में केवल एक जो है मेंबर वाला ये कमिटी बनाया गया था। और इस कमिटी को अधिकार दिए गए थे, ये देखिए पूरे अधिकार दिए गए थे कि किन किन बातों के ऊपर कमिटी ने रिकमेंडेशन करना है। यहाँ पर 2 नंबर पैराग्राफ में आप देखेंगे तो ये देखिए, पहले तो जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का जो लेटर है उसके बेस पर जो एनोमलीज हैं, उनको क्या क्या एनोमलीज रेज हुए हैं उनको छानबीन करना। आगे मेजर्स फॉर रिमूवल ऑफ एनोमलीज that may arise out of inter-service issues of the three forces due to implementation of OROP order EBIT, यानी कि ऊपर दिए गए ऑर्डर के तहत जो भी एनोमलीज हुए हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए उसके बारे में रिकमेंडेशन करना। इम्प्लीकेशंस ऑन सर्विस मैटर्स, यानी कि सर्विस मैटर्स पे इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, ये सारी चीजों को ये देखिए बकायदा जो है आदेश पर इस ऑर्डर पे लिखा हुआ है। और जो कमिटी है उसको आदेश दिए गए हैं, उनको अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जो है इस कमिटी ने जब अपने रिकमेंडेशन सौंप दिए, सरकार ने पहले तो उसको गुप्त रखा, उसके बाद एक इंटरनल कमिटी बना दिया उसको छानबीन करने के लिए। और उस इंटरनल कमिटी का रिपोर्ट अभी सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है दोस्तों। सबसे पहले तो इसके ऊपर एक राज्यसभा में सवाल जवाब भी हुआ था। पहले उस सवाल जवाब को मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, राज्यसभा में सवाल पूछा गया था सरकार से कि जो वन मैन जुडिशियल कमिटी है उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ इंटरनल कमिटी टू एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द वन मैन जुडिशियल कमिटी। यानी कि वन मैन जुडिशियल कमिटी के जो रिकमेंडेशन थे
उसको लागू करने के लिए सरकार ने इंटरनल कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का अभी स्टेटस क्या है, ये सवाल सरकार से किया गया था बकायदा राज्यसभा में, जिसका जवाब सरकार ने दिया था। और सरकार ने जवाब क्या दिया था, ये देखिए, द रिकमेंडेशंस ऑफ द वन मैन जुडिशियल कमेटी आर अंडर एग्जामिनेशन बाय द इंटरनल कमेटी। यानी कि जो इंटरनल कमेटी बनाई गई है वो वन मैन जुडिशियल कमेटी के रिकमेंडेशंस को एग्जामिन कर रहा है। ये सवाल का जवाब सरकार ने दिया था। अब जो रिपोर्ट सामने आया है, यानी कि इंटरनल कमेटी द्वारा दिए गए रिकमेंडेशन के बेस पर वन मैन जुडिशियल कमेटी का क्या स्टेटस है, उसका एक सोशल मीडिया में रिपोर्ट सामने आया है, वो दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल कमेटी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ओएमजेसी, यानी कि वन मैन जुडिशियल कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर इंटरनल कमेटी का क्या रिपोर्ट है, ये सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, क्या रिजर्विस्ट पेंशनर को ओएमजेसी के रिकमेंडेशन के जैसे ही ओआरओपी के दायरे में रखा जाना चाहिए? ये ओएमजेसी का रिपोर्ट था, जिसमें ओएमजेसी ने कहा था कि जी हाँ, रिजर्विस्ट पेंशनर को भी दिया जाना चाहिए ओआरओपी। लेकिन जो एनालिसिस हुआ है इंटरनल कमेटी में, उस एनालिसिस के बेस पर भारत सरकार ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये देखिए, फिट टू बी रिजेक्टेड, ये देखिए रिजेक्ट कर दिया है। अब दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये पॉइंट है दोस्तों एमएसईपी को लेकर के, यानी कि पुराने पेंशनर्स, 2006 से पुराने पेंशनर्स जो भी जब का भी रिटायरी हो, सभी को एमएसईपी का फायदा ओआरओपी के जरिए दिया जाए, ये ओएमजेसी ने रिकमेंड किया था। यहां पर आप देखिए, जिस पर एनालिसिस करते हुए इंटरनल कमेटी ने कहा है कि एमएसईपी बेनिफिट इज फॉर सर्विंग पर्सनल एज वन ऑफ द इम्प्रूव्ड सर्विस कंडीशंस एंड allowed based on the fulfillment of certain prescribed conditions. The same cannot be allowed to those who have not earned the benefit being retiree or prior to the implementation of the scheme. यानी कि MSEP को लागू करने से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको ये फायदा नहीं दिया जा सकता। ये एनालिसिस हुआ इंटरनल कमेटी में, और जिसको भारत सरकार ने भी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने भी सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। यानी कि एमएसईपी ओआरओपी में पुराने पेंशनर्स को नहीं दिया जाएगा। देखिए, दिस रिकमेंडेशन इज फिट टू बी रिजेक्टेड एज रिकमेंडेड बाय द इंटरनल कमेटी। यानी कि इंटरनल कमेटी का रेफरेंस दे करके एमएसईपी को ओआरओपी में देने से भारत सरकार ने मना कर दिया है। देखिए, तीसरा रिकमेंडेशन आप अगर देखेंगे तो यही दिखाई देगा। ये देखिए, क्या 33 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस वालों को उनका एक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से फायदा दिया जाना चाहिए, जो कि ओएमजेसी ने कहीं ना कहीं रिकमेंड किया था। अब इसमें भी कई सारे जस्टिफिकेशन देते हुए जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। चौथा पॉइंट ये देखिए, whether the methodology followed for fixation of pension under OROP in the absence of actual retirees in the same rank and same qualifying service for the below mentioned categories requires any modification। इसको भी भारत सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने रिजेक्ट कर दिया। ये देखिए, फिट टू बी रिजेक्टेड। आगे देखिए, लिबरलाइज फैमिली पेंशन और इनवैलिड आउट पेंशनर्स, जो वार इंजरी पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी जो रिकमेंडेशन ओएमजेसी ने किया था, उसको भी भारत सरकार ने देखिए पूरा जस्टिफिकेशन देते हुए, आप देखिए यहाँ पर उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। ये देखिए, दिस रिकमेंडेशन इज फिट टू बी रिजेक्टेड एज रिकमेंडेड बाय द इंटरनल कमेटी। और 6 नंबर में था दोस्तों, ये देखिए, whether in the case of JCOR the pension is to be paid on the basis of the last rank held instead of last rank pension under OROP। ये देखिए, इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने रिजेक्ट कर दिया। तो आप सब ने देखा, कहीं ना कहीं ये दुखद है, क्योंकि वन मैन जुडिशियल कमेटी को पूरा पावर दे करके, पूरे अधिकार दे करके कमेटी बना दिया गया, लेकिन उसी कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू करने से पहले एक इंटरनल कमेटी बनाया, और उस इंटरनल कमेटी में ऐसे रिकमेंडेशन आए हैं कि उसके बेस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने सारे के सारे रिकमेंडेशंस को खारिज कर दिया है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दिसंबर के पेंशन से पहले मिला एरियर 1,53,936 रुपए, और पहले मिला था 2,93,860 रुपए। एक ही पेंशनर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उन पेंशनर को पहले 2,93,860 रुपए मिल चुका था, लेकिन अभी दिसंबर के महीने 9 दिसंबर को दोस्तों 1,53,936 रुपए भी मिला, और पेंशन स्लिप भी मिल गया है दिसंबर महीने का। जी हाँ, ये सामने आप पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर को 1,53,936 रुपए उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। ये क्रेडिट मैसेज आप देखिए, ये वाला मैसेज, जिसमें उनको 1,53,936 रुपए क्रेडिट हो चुका है। दोस्तों, इन्हीं पेंशनर को कुछ महीने पहले मार्च के महीने में
2,93,000 रुपए पेंशन क्रेडिट हुए थे। ये भी एक एरियर था और इन पेंशनर का जो बचा हुआ था वो था डिसेबिलिटी एलिमेंट का पैसा। डिसेबिलिटी एलिमेंट उनको सही नहीं दिया गया था, जिसका एरियर लगभग 5 लाख हो रहा था, लेकिन उनको केवल 2,93,000 रुपए पहले दिया गया था। जब पेंशनर ने जद्दोजहद की, जब बार बार ग्रीवेंस डाला, जब कैलकुलेशन शीट मांग किया तो उनको कैलकुलेशन शीट नहीं दिया गया। अब दिसंबर के महीने में दोबारा से 1,53,936 रुपए का एरियर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन का एरियर पूरा नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आपको जागना है और आपने कैलकुलेशन शीट मांगना है कि मेरा जो एरियर आपने दिया उसका मुझे कैलकुलेशन शीट दे दीजिए। चाहे आप आरटीआई डालें, चाहे ग्रीवेंस डालें, जब आप कैलकुलेशन शीट मांगेंगे तब उसका पूरा हिसाब किताब निकल के आएगा और आपको बचा हुआ पैसा जो भी एरियर है वो देना पड़ेगा, जैसे इन पेंशनर के साथ हुआ अभी आपने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लोकसभा में भी सरकार ने कहा फिलहाल 8वें वेतन आयोग की कोई विचाराधीन नहीं है। क्या अब पे कमीशन की जगह पर अलग फॉर्मूला लगाएगी सरकार? जी हां दोस्तों, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। चलिए मैं आपको लोकसभा में आया हुआ सरकार का जवाब दिखाता हूं, जो अभी हाल फिलहाल का जवाब है, और साथ ही साथ एक रिपोर्ट आई है, एनडीटीवी प्रॉफिट द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी का एक इंटरव्यू है। उसमें उन्होंने क्या बोला है वो भी सामने आ रहा है, तो उनको देखते हैं। दोस्तों, लोकसभा में कल यानी कि 9 दिसंबर को यह सवाल पूछा गया था सरकार से कि 7वां पे कमीशन कब गठित हुआ था, कितने साल पहले, फिर 8वां पे कमीशन कब गठित कर रही है सरकार, कोई विचाराधीन प्रस्ताव है कि नहीं है। जिसके ऊपर सरकार ने जवाब दिया, देखिए कि 7वां पे कमीशन 28 फरवरी 2014 को गठित हुई थी, इसके बारे में बोला गया, और 8वां पे कमीशन का ऐसा कोई भी प्रपोजल अभी विचाराधीन नहीं है। यह सरकार ने इस जवाब में दिया है अपना जवाब। लेकिन इसके ऊपर और एक रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों कि 8वां पे कमीशन के बजाय और कुछ फॉर्मूला लागू हो सकता है, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, एनडीटीवी प्रॉफिट से ये एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है, जो कि 8वें पे कमीशन के बजाय किसी और फॉर्मूले को क्या सरकार लागू कर सकती है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है। 8 पे कमीशन टू बी स्वैप्ड विथ अनदर सैलरी रिवीजन सिस्टम, यूनियंस से इट्स पॉसिबल। यानी कि जो संस्थाएं हैं उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, ये होने के चांसेस हैं। यहाँ देखिए, amid uncertainty over its pay commission, employee unions said the government may come up with another mechanism to revise the salaries and pension। यानी कि कोई और मैकेनिज्म, कोई और फॉर्मूला लगाया जाएगा जिससे कि सैलरी और पेंशन में रिवीजन किया जाएगा। ये खबर निकल के आई है दोस्तों। डिटेल्स खबर आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन जो मूल बात है मैं यहाँ पर आपको समझा दूं। After the Ministry of Finance clarified in the Parliament that the formation of 8 pay commission is presently not under consideration, speculations are rife whether the government can swap the constitution of pay panel with some other mechanism to revise the salaries of its employees। आगे दोस्तों, employees union leader who spoke to NDTV Profit said there is a possibility that the government may come up with a new method to increase the base salaries of central government employees and pensions of retirees, which were last revised in 2016. I still believe that the 8 pay commission is the best route to revise the wages, but yes, it is possible that the government may come with another mechanism, said Shiv Gopal Mishra, secretary staff side of the National Council to of Joint Consultative Machinery। यानी कि दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने ये कहा है कि सरकार 8वां पे कमीशन लाने के बजाय कोई और फॉर्मूला ला सकती है जिससे कि पे और पेंशन में रिवीजन किया जा सके। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों कि 8वां पे कमीशन अगर ना आए तो उसके एवज में, उसके बदले में कोई और फॉर्मूला भी आ सकता है। अभी जो आसार दिख रहे हैं कि कहीं सरकार पे कमीशन के बजाय कुछ और फॉर्मूला ना लागू कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। जब समय आएगा या सरकार 8वां पे कमीशन गठित करेगी या तो कुछ ना कुछ और फॉर्मूला लगाया जाएगा, लेकिन रिवीजन तो पेमेंट और पेंशन का होना है 1 जनवरी 2026 से। यह समय बताएगा कि किस तरीके से होगा, पे कमीशन लागू करके होगा या कुछ और फॉर्मूला लगा करके होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देकर आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।